दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 359 नंबर का लेक्चर है। आज जो बच्चा इस क्लास को पूरी तरह से देखेगा उसके 10,770 सवाल तैयार हो जाएंगे। देखिए बहुत लंबी श्रृंखला चली है। अब तक 5 बड़े विषय को हम लोगों ने पढ़ के समाप्त कर दिया है, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। यदि ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारी 29वीं क्लास है। 29 नंबर की क्लास है दोस्तों, 29वीं क्लास है। और आज की क्लास ये आखिरी क्लास है, भारत की प्रमुख नदियां एक झलक। अब तक दोस्तों लंबी चौड़ी क्लास हम लोग ले चुके हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, गंगा की सहायक नदियां हो गई, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो गई, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इस तरह से अलग अलग टॉपिक को बना के हमने बखूबी भारत की प्रसिद्ध नदियों के बारे में पढ़ा। उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो जो प्रश्न बन सकते थे, उन पर दोस्तों हम लोगों ने सवाल जवाब किया। और आज एक बार आखिरी क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें एक झलक में लगभग भारत की सभी नदियों पर दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ताकि पुरानी बातें एक बार फिर से रिकॉल हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो पेड कोर्सेस आपके चलते थे, अब पेड कोर्सेस नए एप्लीकेशन से चलेंगे। यहाँ पर स्टडी 91 ऑफिशियल के नाम से एक नया एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में दोस्तों यहाँ कोर्सेज लॉन्च किया गया है और बहुत ही बेहतरीन। देखिए इसके पहले जो हमारा एप्लीकेशन था उसमें थोड़ी बहुत जो है कमी ये थी कि कभी कभी दोस्तों अपडेट मांगता था, बार बार आपको अपडेट करना पड़ता था। उन सबसे निजात पाने के लिए नया एप्लीकेशन दिया गया है, स्टडी 91 ऑफिशियल। ठीक है, पुराना वाला ऐप भी चल रहा है, बस वहां से कोर्सेज को शिफ्ट कर दिया गया नए एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर कोर्सेज जो है दोस्तों ये मिनिमम प्राइस पे स्टार्ट किए गए हैं। 200 रुपए में दोस्तों आपके लिए कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। आप समझ सकते हैं इससे कम प्राइस में क्या ही आपको मिलेगा। आप घर पे जाके ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, छोटा सा बच्चा जो LKG UKG में पढ़ता है उसकी ट्यूशन फीस भी दोस्तों इससे ज्यादा होती है जितने में आपको बैच दिया जा रहा है। ठीक है, और पूरी की पूरी क्वालिटी और हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। खास करके मैं खुद इस बैच को लीड कर रहा हूं। जितने भी बैच हैं वो सबके सब दोस्तों मैं ही लीड कर रहा हूं। जो पुराने बैच हैं वो पुराने एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, जो नए बैच बन रहे हैं वो इस नए एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। तो आप जुड़ेंगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल, आज का जो सवाल है ना, जो पीछे की क्लास आपने देखा होगा वहीं कहीं से दोस्तों सवाल बने, बस आपको थोड़ा सा फोकस होके आंसर देना है। सवाल दे रहा है दोस्तों पहला कि सिंधु नदी किस स्थान पर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये कहां पर करती है? तो अच्छा, या उस गार्ज का नाम क्या है? तो हम पढ़ते हैं दोस्तों बुंजी गार्ज। कौन सा गार्ज है दोस्तों? बुंजी गार्ज। ठीक है, और ये है कहां पर दोस्तों? तो लेह साइड में। ठीक है, किस वाले साइड में दोस्तों? ये लेह के साइड में दोस्तों ये बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। एक सवाल और दोस्तों यहाँ पूछ सकता है कि सिंधु नदी के किस तट पर यह लेह स्थित है। ठीक है, अगर ये सवाल बने तो क्या बताएंगे? याद रखेंगे, आप जवाब दीजिएगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर दोस्तों क्या स्थित है? यह लेह स्थित है। ये एक एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो अभी कहने को एक सवाल है लेकिन हमने यहाँ पर दो जवाब दिया। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन सी नदी वूलर झील से होकर बहती? ठीक है, वूलर झील दोस्तों कहाँ पर है? ये वूलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में वूलर झील स्थित है। ठीक है, और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कौन सी नदी वूलर झील से होकर बहती हुई दोस्तों आगे बढ़ती है? तो याद रखिएगा झेलम नदी। ठीक है, झेलम का पुराना नाम क्या था दोस्तों? झेलम नदी। और झेलम का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसे बितस्ता नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। इसे हाइडेस्पीच भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा। ठीक है, श्रीनगर जो है दोस्तों वो इसी झेलम के किनारे स्थित है। एक तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरी बात आप याद रखिए दोस्तों कि ये जो झेलम नदी है ये काफी दूरी तक भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, इसके एक तरफ दोस्तों भारत है और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान है, यह भी आप याद रखें। और अंततः जाकर ये जो झेलम नदी है ये कहाँ जाकर मिल जाती है दोस्तों? तो ये जो झेलम नदी है इसका मुहाना है चिनाब नदी। ठीक है, कहाँ जाकर मिल जाती है दोस्तों? तो ये आगे चल के चिनाब में जाकर मिल जाती है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका चिनाब से संबंधित है। कह रहा है चिनाब नदी जो है यह किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो याद रखेगा जो चिनाब नदी है यह चंद्र और भागा नामक दो नदियों से मिलकर दोस्तों चिनाब की जो है निर्माण होता है। ठीक है,
और ये जो दोनों धाराएं हैं कहाँ पे जाकर दोस्तों मिलती हैं, तो ये केलांग के निकट तांडी में मिलती हैं। ठीक है, केलांग केलांग के निकट तांडी नामक स्थान पर, ठीक है, तांडी नामक स्थान पर ये चिनाब के रूप में पहचानी जाती हैं। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो इसे पुराणों में अस्किनी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अश्किनी के नाम से जाना जाता है। जैसे झेलम को बितस्ता कहा गया है, उसी तरह से चिनाब को अस्किनी कहा गया है। ठीक है, सतलज को सतुद्री कहा गया, ब्यास को बिपाशा कहा गया है। ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस नदी के संगम पर हरिके बैराज बना हुआ दोस्तों, तो हरिके बैराज जो है दोस्तों ये सतलज नदी पर बना, सतलज और ब्यास के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, सतलज प्लस ब्यास, ठीक है, के संगम पर बना हुआ है। सतलज को पुराने समय में सतुद्री नाम से जाना जाता था, जबकि ब्यास को पुराने समय में बिपाशा नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सतुद्री और बिपाशा ये भी आप याद रखेंगे, हरिके बैराज। ठीक है, और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, जो सतलज है इसी के किनारे दो बड़े शहर स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से शहर यहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो एक परीक्षा में पूछे कभी लुधियाना के बारे में, या फिर कभी परीक्षा में पूछे फिरोजपुर के बारे में, तो बताएगा किसके किनारे स्थित है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक चीज और दोस्तों आप यहीं पे याद रखेगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, यहीं हरिके बैराज से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। ठीक है, कौन सी नहर, याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये कहाँ से निकली है, ये इसी हरिके बैराज से निकाली गई है। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए मुद्दा ब्रह्मपुत्र का आ गया है, तो पहले देखिए याद रखिए इसे तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं, तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, सांगपो के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों तिब्बत के बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से बुलाया जाता है। फिर नदी दोस्तों कहाँ पहुँचती है, असम में पहुँचती है। असम में दोस्तों इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, असम के बाद ये नदी दोस्तों बांग्लादेश में पहुँचती है। ठीक है, बांग्लादेश में पहुँचती है, और बांग्लादेश में आपसे पूछ रहा है कि इसे किस नाम से बुलाते हैं, तो बांग्लादेश में दोस्तों इसे जमुना नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जमुना। आगे चल के दोस्तों जमुना में आकर दोस्तों पद्मा नदी मिलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, जब देखिए बांग्लादेश में होता क्या है, ये ब्रह्मपुत्र प्लस पद्मा, ये दोनों का मिलन हो जाता है, तब जाकर इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, तब इसे क्या कहा जाता है, जमुना। आगे दोस्तों इसी जमुना में मेघना नदी आके मिल जाती है। कौन सी, मेघना नदी आके मिल जाती है, तब जाके फाइनली ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना तथ्य है, इन सभी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, असम की राजधानी दिसपुर है। इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा संकोश नदी। कौन सी नदी दोस्तों, नाम सुना होगा संकोश नदी के बारे में। यह असम राज्य और पश्चिम बंगाल के बीच में दोस्तों सीमा बनाती है, और दाएं तट से जाकर ये ब्रह्मपुत्र में आगे चल के मिल जाती है। ठीक है, दाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं संकोश नदी। एक चीज और यहां पूछ सकता है कि संकोश नदी निकलती कहां से, इसका उद्गम कहां है दोस्तों, उद्गम पूछ सकता है। तो उद्गम याद रखेगा भूटान की हिमालयी श्रेणी से निकलती है। ठीक है, भूटान की हिमालयी श्रेणी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। संकोश नदी का आगे यह दो भारतीय राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चला। देखिए कठिन नहीं है, आपको मन लगा, आपने अगर पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ कुछ भी आपको कठिन नहीं लगेगा। अब नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो भैया मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना कि आज हमारा पहला लेक्चर नहीं है, आज हमारा 359 नंबर का लेक्चर है, और हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। तो आप पीछे के वीडियोस देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ऐसे बीच बीच में आके पढ़ेंगे उछल कूद करते हुए तो एक भी विषय आपका कंप्लीट नहीं होगा। अभी भी कुछ गुजरा नहीं है। बहुत बच्चों को लग सकता है सर बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा दिया। अगर आप 3-3 ज़्यादा नहीं 2-2 घंटे का समय निकालिए। 2 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, दिन भर में 4-6 घंटे आप पढ़ते होंगे, 2-4 घंटा जैसे जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। ठीक है, 2-2 घंटे का भी अगर आप समय निकालते हैं तो 2 घंटे में उम्मीद है
थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा तो कम से कम 3 से 4 वीडियो कवर हो जाएंगे एक दिन में। इस तरह से अगर 4 वीडियो आप कवर कर रहे हैं तो एक महीने में 3 चौक का 12 यानी 120 वीडियो आप कवर कर देंगे, तो 3-4 महीने में आप कवर कर देंगे आराम से। तो आप सोचिए ना कि अगर डेली 2 घंटा देते हैं तब जाके आप 4-5 महीने आपको लगेगा पढ़ने में। अगर थोड़ा सा भी आप लूज होते हैं ना तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा इसे कवर। भाई हमें पढ़ाने में सालों लग गया तो आपको भी तो पढ़ाने में टाइम लगेगा, ठीक है, पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। अगले सवाल पे देखिए, करा कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है दोस्तों चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी जो है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। एक तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा, ये जो चंबल नदी दोस्तों ये बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह उत्खात भूमि से होकर बहती है, ठीक है। उत्खात भूमि से होकर दोस्तों ये नदी बहती है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चंबल नदी से एक सवाल और बनता है, ये घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल नदी जो है दोस्तों यह घड़ियालों का प्राकृतिक आवास इसे कहा जाता है, प्राकृतिक आवास इसे कहा जाता है। तो ये तथ्य भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। बहुत कमाल का सवाल है। यहाँ एक एक जो पॉइंट हमने नोट किया ना, इन सभी पॉइंट से दोस्तों सवाल बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजें आप याद करते चलिए। एक है दोस्तों पांडव जलप्रपात, आप नहीं सुने होंगे इसके बारे में, क्योंकि होता क्या है कि इतना डिटेल में आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो पांडव जलप्रपात आपको बताना है कि किस नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर नदी से जान पहचान तो है, लेकिन पांडव जलप्रपात के बारे में आप नहीं जानते हैं। पांडव जलप्रपात दोस्तों केन नदी पर बना हुआ। केन को पुराने समय में कर्णावती के नाम से जानते थे, ठीक है। कौन सी नदी? जैसे चंबल को चरमवती नाम से जानते थे, चरमवती नदी, ठीक है। उसी तरह से जो केन नदी है इसे कर्णावती के नाम से जानते थे, ठीक है। और इसकी पूछ सकता है कि इसका उद्गम कहां से, कर्णावती नदी का उद्गम कहां से है, तो याद रखिएगा कैमूर की पहाड़ी से, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम है। लेकिन स्थान कहां है दोस्तों? कटनी कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कटनी से दोस्तों इसका उद्गम माना गया है। माना क्या गया, मतलब यही उद्गम है, आप याद रखेंगे। और मुहाना आगे चल के जो केन नदी है यमुना नदी में जाके मिल जाती है, तो यह तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि बाएं तट से मिलने वाली गंगा की पहली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? पहली की बात करा दोस्तों, ठीक है। पहली सबसे बड़ी सहायक नदी जो गंगा की है वो है दोस्तों रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी ये है। रामगंगा नदी दोस्तों मिलती कहां पर है? तो याद रखिएगा गंगा से मिलती है कन्नौज में। कहां मिलती है? कन्नौज में मिलती है। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कन्नौज को क्या बुलाया जाता है? इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि निकलती कहां से, इसका उद्गम कहां से है, ठीक है। तो इसका उद्गम है दोस्तों गैरसेड़। कहां से निकलती दोस्तों? गैरसेड़ से निकलती है। गैरसेड़ जो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित एक स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड में गढ़वाल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित एक जगह है, वहीं से दोस्तों ये रामगंगा नदी निकलती है। आगे चल के गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है, जो कि बाएं तट से मिलती है। इस तथ्य को याद रखेंगे। और कहां पर मिलती है दोस्तों? तो कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है गंगा से, इस तथ्य को याद रखेगा। अगला सवाल है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच में दोस्तों सीमा निर्धारण करती है? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में दोस्तों कौन सी नदी सीमा बनाती है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी, जिसे पुराणों में किस नाम से बुलाया गया? सरयू के नाम से बुलाया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी दोस्तों घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी रख दी है, ठीक है। तो सरयू नदी जो दोस्तों इसको याद रखेंगे। अच्छा, सरयू जाकर गंगा में कहां मिलती है दोस्तों? तो छपरा के निकट, ठीक है। छपरा के निकट ये जाकर कहां मिल जाती है दोस्तों? गंगा में मिल जाती है घाघरा नदी। आप इसे याद रखेंगे, घाघरा को ही सरयू बुलाते हैं, इसलिए कंफ्यूज न होइएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कौन सी नदी विवाद है दोस्तों? किस नदी के जल को लेकर के दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों विवाद चलता रहा है? तो याद रखिएगा तीस्ता नदी को लेकर, ठीक है। तीस्ता नदी को लेकर के दोस्तों इन देशों के बीच में विवाद है, ठीक है। और ये जाकर तो अच्छा, इसके बारे में बता दूं, तीस्ता जो नदी है दोस्तों, इसको तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तीस्ता को। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। और ये जो तीस्ता नदी है ना, ये भारत में जाके नहीं मिलती है, ये जाके दोस्तों तीस्ता नदी आगे चल के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र कहा ही नहीं जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बुलाया जाता है? जमुना बुलाया जाता है। तो याद रखेगा, इसका जो मुहाना है वो कहाँ है दोस्तों? जमुना नदी है। तो जमुना
क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ही आगे चल के जमुना कहा जाता है, और ये भारत में जाके तीस्ता नदी भारत में आके ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती है, उसको ब्रह्मपुत्र से मिलते मिलते बॉर्डर चेंज हो जाता है और बांग्लादेश में जाकर दोस्तों मिलती है। तो ये तथ्य आप अपने दिमाग में रखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से दोस्तों कौन सी नदी बनी हुई है? तो काली और त्रिशूली नदी के मिलने से दोस्तों नारायणी नदी बनी हुई है। कौन सी नदी? नारायणी नदी, ठीक है। अब मैंने अलग नाम लिख दिया इसलिए परेशान हो। देखिए नारायणी मैंने आपको बताया था गंडक नदी का ही दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी है। और नारायणी वही नदी है, गंडक वही नदी है जहां पर दोस्तों क्या पाया जाता है? तो याद रखेगा क्या पाया जाता है दोस्तों? अरे गंडक नदी के क्षेत्र में दोस्तों जो मुक्तिनाथ या मुक्तिधाम का जो क्षेत्र है वहां पर दोस्तों क्या पाया जाता है? भूल गए? सोच के बताइए, पढ़ाया था, ठीक है। अरे जिसके ऐसे पत्थर जिसके अंदर चक्रनुमा आकृति बने होते हैं, ठीक है, पाया जाता है, उसका नाम क्या है? मेरे दिमाग से खुद ही स्किप कर रहा है। बहुत अच्छा नाम भाई ना। अरे अभी अयोध्या में दोस्तों सबसे बड़ा वो पत्थर आया, देखिए नहीं दिमाग में आ रहा। बहुत बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा नाम है उसका, ठीक है। तो स्पेशली वो यहीं पाया जाता है। फिलहाल आप याद रखें कि काली और त्रिशूली नदियों के संगम से ये गंडक नदी का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, यहीं से त्रिवेणी नहर निकाली गई। कौन सी नहर दोस्तों? यहीं से त्रिवेणी नहर भी निकाली गई। जैसे आप इंदिरा गांधी नहर पढ़ते हैं ना, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों वो तो हरिके बैराज से निकाली गई। एक शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर है वो शारदा नहर है। शारदा नहर शारदा नदी से निकाली गई है, और शारदा नदी का दूसरा नाम है काली नदी, वो भी आप याद रखेंगे। और यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं ये त्रिवेणी नहर की बात कर रहे हैं, तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। कह रहा है नेपाल में 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई नदी कौन सी है? तो 7 धाराओं से बनी हुई नदी कौन सी है दोस्तों? कोसी नदी है। कौन सी? कोसी नदी है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। एक चीज और, इसमें जो मुख्य धारा, इन 7 धारा में जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम परीक्षा में पूछता है, याद रखेगा मुख्य धारा का नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण, ठीक है। और ये जो कोसी नदी दोस्तों, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने कुछ बताया था दोस्तों, इसे मिथिला की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। मिथिला की जीवन रेखा या फिर मिथिला की संस्कृति भी मानी जाती है दोस्तों कोसी नदी को, ये आप याद रखेंगे। आगे चल के दोस्तों कुशरैला नामक एक जगह है, वहीं जाकर ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। गंगा से कहां पर मिलती है दोस्तों? तो एक जगह है कुशरैला। ये कुशरैला कहां पड़ता है दोस्तों? कुशरैला जो स्थान है ये बिहार में स्थित है, यहीं आकर दोस्तों ये गंगा से मिल जाती है। तो इस तथ्य को याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए हमने बाएं तट से मिलने वाली जो प्रथम सहायक नदी थी वो थी दोस्तों रामगंगा नदी। कौन सी थी? रामगंगा नदी थी, जो कहां पर दोस्तों आके कन्नौज के निकट दोस्तों आकर के ये गंगा से मिलती है। और जो अंतिम नदी है दोस्तों वो कौन सी नदी है? वो है दोस्तों महानंदा नदी। कौन सी है? महानंदा नदी, ठीक है। ये अंतिम सहायक नदी है, ये भी बाएं तट से मिलती है, इसको याद रखेंगे। और इसका उद्गम दोस्तों कहां पर है? इसका उद्गम है मिलाम हिमानी, ठीक है। मिलाम हिमानी, ठीक है। मिलाम हिमानी से यह नदी निकलती है, इसको आप याद रखें। कहां पड़ता है मिलाम हिमानी? तो ये भारत में नहीं दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। वहां से रामगंगा निकलती है। ये बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, और रामगंगा बाएं तट से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है गंगा की। ये दोनों तथ्य आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा कौन सी नदी घाटी कोयले के प्रचुर भंडार हेतु जानी जाती है दोस्तों? तो याद रखेगा ये दामोदर नदी घाटी, ठीक है। कौन सी नदी घाटी है? दामोदर नदी घाटी जो है ये कोयले के भंडार हेतु जानी जाती है। और दामोदर नदी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर भी बहती है, ठीक है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर भी बहती है। और दामोदर नदी जो है दोस्तों ये हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। हुगली की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। ऊपर से इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। किसका शोक कहा जाता है? इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और ये भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां पर है? ये इसी नदी में है, दामोदर नदी में। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज चल रही है ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह की सीरीज जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, इस तरह की सीरीज बनाने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। और जल्दीबाजी में अगर कोई काम हो रहा तो मजा नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे हम सालों से सीरीज पे काम कर रहे हैं, बहुत आराम से एक एक चैप्टर पे क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। कहीं से चुराना
और बनाना समय लगता है, ठीक है। तो आप अगर जुड़ेंगे सीरीज से तो बहुत बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। और ये जो सीरीज चल रही दोस्तों, ये जनरली सुबह के 9 बजे चलती है, ठीक है। सुबह के 9 बजे क्लास दी जाती है प्रतिदिन। सुबह के 9 बजे आप रेडी रहा करिए क्लास लेने के लिए। जब भी आपके पास समय हो आप तब इस क्लास को पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अब तक दोस्तों आप जान ही रहे हैं 360 लेक्चर अब हमारा होने वाला है, ठीक है। तो 360 लेक्चर पूरे हो गए, 10,700 से अधिक दोस्तों हम लोग यहाँ सवाल कवर कर लिए, 5 बड़े विषय आपको कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या, धीरे धीरे समय बीतेगा और भी विषय कवर हो जाएंगे। अच्छा याद रखेंगे, जो बच्चा हमसे हिंदी पढ़ना चाहता है ना, वो रात को 8 बजे तैयार रहा करे, ठीक है। प्रतिदिन रात को 8 बजे दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास भी दी जाती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम कहां से है? उद्गम कहां से है दोस्तों? तो इसका उद्गम है दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत। कहां से है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक, ठीक है, नासिक में स्थित है दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत, वहीं से ये नदी निकलती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बड़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे बड़ी गंगा कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, या फिर इसे गंगा की बहन भी माना जाता है। तो ये सारे तथ्य आप, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है और गोदावरी को भी कहा जाता है। दोनों को दोस्तों मानते हैं, गोदावरी और कावेरी दोनों को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल करा कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर दोस्तों 2 बड़े जलप्रपात हैं। एक तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो दोस्तों यहीं पर एशिया का पहला जल विद्युत वो लगाया गया था, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दूसरा है दोस्तों होगे नेक्कल जलप्रपात, ठीक है। ये भी कहां पर है दोस्तों? तो यह जलप्रपात भी आपके कावेरी नदी पर ही बना हुआ है, इस तथ्य को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा कृष्णा नदी का उद्गम कहां से, कृष्णा नदी निकलती कहां से दोस्तों? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, निकलती है। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपके पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर से ये निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल दे रहा है कि कपिल धारा जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? तो कपिल धारा जलप्रपात ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। और नर्मदा नदी पर दोस्तों एक और जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। कल वाली क्लास में शायद मैंने आपसे कहा था कि एक ही नाम है, एक ही नाम नहीं दोस्तों, ये 2 अलग अलग लोकेशन पर है, हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे दोनों ही जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित हैं। और नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये अमरकंटक से निकली हुई है। कहां से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से यह नदी निकली हुई है, इस तथ्य को आप याद रखेंगे। और जाके दोस्तों खंभात की खाड़ी में दोस्तों गिरती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी में दोस्तों इसका क्या है? मुहाना है। और अमरकंटक की पहाड़ी जो दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये इसका उद्गम है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नर्मदा नदी का, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा ताप्ती नदी के उत्तर तथा दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं मैप बनाकर, ठीक है। ये जो सबसे पहले दोस्तों ये विंध्य पर्वतमाला है, ये विंध्य पर्वतमाला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे याद रखेगा ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, और तीसरे नंबर पे आप याद रखेगा ये अजंता की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच से दोस्तों नदी गुजार देते हैं। ये जो नदी गई है दोस्तों ये नर्मदा नदी है, और ये जो नदी है दोस्तों ये ताप्ती नदी। आपसे ताप्ती के बारे में पूछा है तो याद रखेगा ताप्ती के उत्तर दिशा में कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वतमाला है। और ताप्ती के दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? अजंता पर्वतमाला है। तो ये दोनों आपके जवाब हो जाएंगे, सतपुड़ा और अजंता, ठीक है। इस तरह से दोस्तों जब आप मैप वाइज चीजों को याद रखेंगे दिमाग में तो कहीं कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। बस मस्त होकर दोस्तों पढ़ते चलो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर दोस्तों कौन कौन से? तो साबरमती जो नदी है दोस्तों,
ठीक है। इसके किनारे स्थित शहर दोस्तों बहुत सारे शहर हैं। एक तो गांधीनगर है, आप याद रखेंगे गांधीनगर है। बड़े शहरों की बात की जाए तो ठीक है। एक दोस्तों आप अहमदाबाद याद रखिए, अहमदाबाद याद रखिए, ठीक है। तो गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है, ये हो जाएंगे। और तीसरा दोस्तों एक आप याद रखिएगा, वहां पे आपका पड़ेगा भाई, गुजरात के अंदर ही पड़ेगा दोस्तों, मेहसाना, ठीक है, मेहसाना, ठीक है, मेहसाणा, ठीक है, मेहसाणा। यह भी दोस्तों उसी साबरमती के किनारे ही स्थित है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, पुराने समय में साबरमती को वाकल नदी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? इसे वाकल नदी के नाम से बुलाया जाता था। आज अगर परीक्षा में वाकल शब्द दे दे तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। जैसे नर्मदा को रेवा के नाम से जानते थे, नर्मदा को किस नाम से बुलाते थे? नर्मदा को रेवा नदी के नाम से बुलाया जाता था। तो आपको दूसरा वाला नाम भी याद रखना होगा। उसी तरह से साबरमती को वाकल नाम से बुलाया जाता था। अगर ये तथ्य आपको याद नहीं तो कैसे चलेगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ये जो साबरमती है दो नदियों के मिलने से बनती है, एक साबर एक हाथमती, याद रखेंगे। यहां पर दो नदियों की बात होती है, एक साबर नदी है अलग है, एक हाथमती नदी है, हाथमती नदी है। इन दोनों के संगम से दोस्तों साबरमती का निर्माण होता है, ठीक है। इन दोनों के मिलने के बाद से दोस्तों साबरमती का निर्माण होता है, ठीक है। नहीं पता होगा आपको तो याद रखें, ठीक है। एक तो साबर नदी है, एक हाथमती नाम है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा किस नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है? किसकी गंगा? आदिवासियों की गंगा। बहुत कमाल का सवाल दे दिया दोस्तों, बस मस्त हो जाइए पढ़ के, ठीक है। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है दोस्तों माही नदी को, ठीक है। किसे कहा जाता है? माही नदी, वही जो राजस्थान वाली माही नदी है। इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, या फिर इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा, ठीक है, वागड़ की गंगा, ठीक है। किसे कहा जाता है? माही नदी को ही कहा जाता है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। बाकी हम लोग जो इसके बारे में एक फैक्ट पढ़ते हैं कि माही नदी वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है दोस्तों? ये माही नदी है। ये तथ्य भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा किस नदी का जल पहले मीठा होता है? ठीक है, पहले मीठा रहता है लेकिन बाद में दोस्तों उस नदी का जल खारा हो जाता है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो याद रखिएगा लूनी नदी, जिसे हम राजस्थान की गंगा कहते हैं, रेगिस्तान की गंगा कहते हैं, ठीक है, लूनी नदी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं रेगिस्तान की गंगा, ठीक है। जब तक ये मैदानी क्षेत्रों में बहती तब तक तो इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में आती है इसका पानी खारा हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चल के दोस्तों यह नदी जो है यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। ये किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है, कच्छ के रन में ही दोस्तों समाहित हो जाती है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा वंशधारा नदी के जल को लेकर दोस्तों किन 2 राज्यों में विवाद है? वंशधारा नदी दोस्तों ये उड़ीसा से निकलती, तो उड़ीसा और उसके पड़ोस में आंध्र प्रदेश है, ये उन्हीं दोनों में विवाद है। तो एक बार इसका उद्गम याद रखेगा। इसका उद्गम जो है दोस्तों कालाहांडी जिला है उड़ीसा में, वहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है। कालाहांडी जिला उड़ीसा से निकलती दोस्तों, ये इसका उद्गम है। और जो विवाद है दोस्तों वो 2 राज्यों में है। एक तो उड़ीसा से निकल रही, तो उड़ीसा में दोस्तों विवाद है। दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, इस वजह से दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन्हीं 2 नदियों के बीच में, इन्हीं 2 राज्यों के बीच में ये वंशधारा नदी के जल को लेकर दोस्तों विवाद है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा किन नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है? वो कौन सी नदी जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों वैगई नदी। कौन सी नदी है? वैगई नदी, ठीक है। वैगई नदी एक नदी है कहां पर दोस्तों? याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित है। इसका उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है? संगम साहित्य में मिलता है। तो इस तथ्य को याद रखेंगे, ठीक है। यह वरुसानद की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम है दोस्तों, याद रखेंगे। वरुसानद की पहाड़ी से इसका उद्गम है। और वरुसानद की पहाड़ी है कहां पर? तो दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी इसका मुहाना पूछ देता है, तो पाक की खाड़ी में जाकर ये नदी अपना जल गिराती, पाक की खाड़ी, ठीक है। पाक की खाड़ी इसका मुहाना है, ठीक है। इसका मुहाना कहां है दोस्तों? तो याद रखेगा इसका मुहाना है पाक की खाड़ी दोस्तों इसका मुहाना है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। जहां आप रामेश्वरम सेतु देखते हैं ना, रामेश्वरम सेतु के उत्तर की तरफ दोस्तों पाक की खाड़ी है और दक्षिण की तरफ मन्नार की खाड़ी है। यह तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि ताम्रपर्णी नदी का मुहाना कहां पर स्थित है? ताम्रपर्णी, ठीक है।
नाम भी नहीं सुना होगा ताम्रपर्णी का, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ताम्रपर्णी नदी, इसका मुहाना दोस्तों मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से भारत का मैप है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे जाके ये श्रीलंका हो जाता है। इस वाले हिस्से में अगर ऊपर वाला हिस्सा देखा जाए तो ये दोस्तों पाक की खाड़ी है, अगर नीचे वाला हिस्सा देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, ये मन्नार की खाड़ी है। तो वैगई जो नदी है वो तो पाक की खाड़ी में जल गिराती है, लेकिन ये जो ताम्रपर्णी नदी है ये मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। और निकलती कहाँ से दोस्तों, वही ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलेगी, ठीक है, और वहां से आते हुए दोस्तों सीधा मन्नार की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है, ठीक है। और इसे नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, इसे पोरुनई के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोरुनई नदी, ठीक है। तो कभी परीक्षा में दोस्तों अगर ये शब्द दे दे पोरुनई नदी तो ये कुछ अलग नहीं है दोस्तों, ताम्रपर्णी नदी को ही पोरुनई के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम इसका लिखिएगा पोन्नी या परुड़य, पोन्नी नहीं परुड़य, पुन्नी की परुड़य, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ स्टार लगा रहे हो, ठीक है। तो याद रखेगा इसे परुड़य, हाँ परुड़य के नाम से भी जाना जाता है। ये ताम्रपर्णी नदी का ही दोस्तों दूसरा नाम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है किस नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ दोस्तों, तो इडुक्की जो बांध है ये पेरियार नदी पर बना हुआ, ठीक है। किस नदी पर है, पेरियार नदी। और पेरियार जो है दोस्तों ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, क्योंकि केरल की जो सबसे बड़ी नदी है फर्स्ट वाली वो है दोस्तों भरतपुझा नदी। कौन सी नदी है, वो है भरतपुझा नदी, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। और पेरियार जो है दोस्तों ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये अपना जल जो गिराती है दोस्तों, इसका मुहाना जो है वो बेम्बानाद झील है। कौन सा है, बेम्बानाद झील में जाकर ये नदी अपना जल गिराती है, पेरियार नदी। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि किस नदी पर दूध सागर और वज्रपोहा जो है वाटरफॉल स्थित है दोस्तों, तो यह मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, यह मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी दोस्तों कहाँ बहती है, तो याद रखिएगा गोवा की नदी है। गोवा की जो राजधानी पणजी है ना, गोवा की राजधानी जो पणजी है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, वो इसी मांडवी के किनारे स्थित है, ठीक है। और एक चीज और आप याद रखेंगे, गोवा में ही एक जुआरी नदी बहती है। कौन सी नदी है, जुआरी नदी बहती है। इसके किनारे पर दोस्तों वास्को डिगामा जो शहर है, वास्को डिगामा वो यहाँ स्थित है। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, जुआरी और ये मांडवी, तो इनके मिलने पर जहां मिलती है ना वहीं पर मरमू गोवा बंदरगाह है। क्या है, मरमू गोवा बंदरगाह है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखिएगा। करा किस नदी पर पारीताड़ा बांध बनाया गया दोस्तों, पारीताड़ा बांध ये किस नदी पर निर्मित है, तो याद रखिएगा ये ड वाला जो होता है दोस्तों, खास करके इस तरह के जो जगह होते हैं या तो गुजरात होता है तो राजस्थान होता है। फिलहाल याद रखेगा ये जो बांध है ये शत्रुंजी नदी पर बनाया गया। किस नदी पर दोस्तों, शत्रुंजी नदी है, ठीक है। शत्रुंजी नदी का जो मुहाना दोस्तों खंभात की खाड़ी है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में ये नदी आकर अपना जल गिराती है, शत्रुंजी नदी, इसको याद रखेंगे। और उद्गम है दोस्तों दलकहवा नामक एक स्थान है गुजरात में, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा स्थान है, दलकहवा दलकहवा नामक स्थान है गुजरात में, ठीक है। वहीं से ये शत्रुंजी नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर ये अपना जल गिराती है। पारीताड़ा नामक एक बांध जो है ये इस नदी पर बनाया गया है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। करा किस नदी को स्वर्ग ले जाने वाली नदी के रूप में दोस्तों जाना जाता है, स्वर्ग ले जाने वाली नदी ये कहा जाता है वैतरणी नदी को। किसको कहा जाता है, वैतरणी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये स्वर्ग ले जाने वाली नदी है। और ये नदी निकलती कहां से है, तो क्योझर पहाड़ी उड़ीसा से, ठीक है। इसका उद्गम कहां पर दोस्तों, इसका उद्गम है क्योझर पहाड़ी उड़ीसा। क्योझर नामक स्थान भी दोस्तों उड़ीसा में ही है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वैतरणी नदी, ठीक है, इसे स्वर्ग ले जाने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस लाइन को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा, आनंद खूब आएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हमारे कोर्सेज हैं अब वो कोर्सेज एक नए एप्लीकेशन पे चल रहे हैं और बहुत कम प्राइस में दोस्तों यहाँ क्लासेस स्टार्ट किया गया। 200-300 आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं नितिन सर से पढ़ना ना, तो यहाँ पर स्पेशली दोस्तों स्टडी 91 ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है इस पर नितिन सर की ही क्लास चलने वाली, यानी मेरी खुद की क्लास चलने वाली है। हर एक विषय के लिए जो फाउंडेशन कोर्स हमने तैयार किया वो इसी
नए एप्लीकेशन पर लॉन्च किया जा रहा है। आप किसी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है, ठीक है, तभी आप जो है जान पाएंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो एक आपसे निवेदन है, आपको लग रहा हो ना कि नितिन सर मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो लाइक तो कीजिए ना। नहीं लाइक करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। हमारे मेहनत को साकार तो आप ही लोग करने वाले हैं ना। हम पढ़ाते जाएं और आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो कैसे का। आप जितने हैं आप अपनी जिम्मेदारी, आप ये मत देखिए कि लोग नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए ना। हमें सिर्फ आपसे मतलब है, जो इस बच्चे मतलब जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, जिनको फायदा मिल रहा है, हमको केवल उनसे मतलब है। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ये कीजिए, आपसे बहुत बहुत निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।